इंडस्ट्री। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे टीसीआई एक्सप्रेस के बारे में, जिसके शेयर में आई है करीबन आज 12% की तेज़ी। बहुत ही शानदार रिजल्ट्स के चलते ये तेज़ी देखने को मिली है। इस वीडियो में हम लोग करेंगे टीसीआई एक्सप्रेस का पूरा एनालिसिस, जानेंगे उसके फंडामेंटल्स, उसके बिजनेस को समझेंगे, मैनेजमेंट के कमेंट्स, आउटलुक और यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में होती है। बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें जानेंगे और आज आपको सारी चीज़ें बता देंगे और टीसीआई एक्सप्रेस में क्या होती है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि हम लोग काफ़ी चीज़ें डिस्कस करने वाले, शेयर होल्डिंग पैटर्न वगैरह भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे और थोड़ी बहुत वैल्यूएशंस, डेप्थ और नेटवर्थ की भी बात करेंगे। तो ये सारी चीज़ें ज़रूर हो सकती है, तो थोड़ा आपको यहाँ पे हो सकता है वीडियो लंबा लगे, बट मैं आपको गारंटी देता हूँ कि यहाँ पे ये जो चीज़ है, अगर आप ये वीडियो देख लोगे टीसीआई एक्सप्रेस का, तो आप फुल्ली सेटिस्फाइड हो जाओगे। आपको सारी जानकारी मैं दे दूंगा और एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसमें आपको क्या करना चाहिए है, बाय करें, सेल करें, होल्ड करें, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म टारगेट क्या हो सकते हैं। चलिए यहाँ पे अगर हम शुरू करें तो सबसे पहले Q4 की हाइलाइट्स देखते हैं। Q4 की हाइलाइट्स कुछ ऐसी है कि भाई इनका जो इनकम है, जो कि इनका अपन रेवेन्यू बोलते हैं, वो 18% से बढ़ा है। मार्जिन यहाँ पे 20% से बढ़े हैं। अगर आप देखोगे इबिटा मार्जिन जो है वो यहाँ पे मार्जिन यहाँ पे 20.3% रहे हैं। और वहीं पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो इंक्रीज़ है इबिटा के अंदर 20% का इंक्रीज़ है। वहीं पे अगर आप पैट की बात करें तो यहाँ पे पैट भी पिछली बार से बढ़ा है 43 करोड़ से। और वहीं पे अगर आप देखोगे जो नेट कैश बैलेंस है 85 करोड़ का है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे कंपनी का यहाँ पे जो रिजल्ट्स है वो काफ़ी अच्छे रहे हैं। वहीं पे यहाँ पे कंपनी ने बोला हाईएस्ट एवर क्वार्टरली ईबिटा ऑफ 57 करोड़, ट्वाइस एज कम्पेयर टू द सेम क्वार्टर लास्ट ईयर। मतलब जो मार्जिन के अंदर अगर आप ग्रोथ देखोगे ना, तो लगभग 2 गुना ज़्यादा ग्रोथ है। ठीक है, मतलब पिछली बार यहाँ पे जस्ट इसके आधे थे, तो 100% की ग्रोथ है। और वहीं पे इबिटा मार्जिन 20.3 है। अगर आप बात करें कंपनी ने अपनी प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इंक्रीज करी है। इसके पीछे रीजन था हाई कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑफ 86%। अभी इसका मतलब क्या है, बेसिकली कंपनी अपने जो ट्रक्स वगैरह और अपने वेयर हाउसेज हैं या बाकी जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज कर रही थी बिकॉज ऑफ यहाँ पे इंप्रूव बिजनेस। फिर वहीं पे कंपनी ने अपनी थोड़ी बहुत प्राइसिंग वगैरह भी सुधारी है और यहाँ पे कॉस्ट मेजर्स लिए, जिसके कारण यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे रेवेन्यू और प्रॉफिट ज़्यादा रहा है। फिर कंपनी ने बोला है कि यहाँ पे वॉल्यूम्स जो थे वो यहाँ पे एसएमई कस्टमर के साथ ज़्यादा रहे हैं। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो था, जो इनका यहाँ पे की मेट्रिक होता है, तो वही अगर आप देखोगे ऑटो एंसिलरीज और यहाँ पे फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल, मशीनरी, इक्विपमेंट में यहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रांग ग्रोथ देखने को मिली थी। बेसिकली ये सारी जो कंपनीज है इनको ये लोग मेजर कस्टमर रहे हैं, इनको सर्व करती है। और वहीं पर अगर आप बात करो तो कंपनी का यहाँ पे ये भी बोलना है कि हम लोग यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैपिटल स्ट्रक्चर मेंटेन करते हैं फॉर फ्यूचर ग्रोथ। अच्छा, टीसीआई एक्सप्रेस आप सभी को पता है कि क्या करती है। टीसीआई एक्सप्रेस एक लॉजिस्टिक कंपनी जो एक्सप्रेस लॉजिस्टिक्स में काम करती है, एक्सप्रेस कार्गो में, जिसके अंदर बेसिकली यहाँ पे सामान और गुड्स की डिलीवरी की जाती है। और एक्सप्रेस का मतलब होता है ज़्यादा तेज़ी से। ठीक है, FY20 की अगर आप हाइलाइट्स देखते हो तो यहाँ पे FY21 की तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो टोटल इनकम जो है वो 852 करोड़ रुपीज़ रही है, जो पिछली बार से कम हुई है। अगर आप देखोगे 17% डाउन है करीबन। इसके पीछे मेजर रीजन था कि कंपनी जो पिछले FY21 की अगर आप बात करो तो 2-3 महीना अपन लॉकडाउन में थे। इबिटा मार्जिन के अंदर बहुत ही शानदार ग्रोथ है। अगर आप देखोगे 13% से इबिटा बढ़ा है, बट इबिटा मार्जिन यहाँ पे लगभग 4% से बढ़े हैं। नेट प्रॉफिट मार्जिन के अंदर लगभग 3% की ग्रोथ देखने को मिली है और ये 12% से बढ़े हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 15% की लगभग ग्रोथ है सभी मैट्रिक्स की बात करें। कंपनी ने बताया कि अपना उनका जो ROC है वो 34% है और ROE 26% है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन स्ट्रांग होते हुए 119 करोड़ है। और इसी के साथ कंपनी ने यहाँ पे जो डिविडेंड अनाउंस किया है वो 2 रुपये पर शेयर का यहाँ पे डिविडेंड अनाउंस किया है। और इससे पहले कंपनी ने एक और 2 रुपये का इंटरिम डिविडेंड अनाउंस किया था। तो टोटल यहाँ पे 4 रुपये का डिविडेंड अनाउंस कर चुकी है, जो कि 200% डिविडेंड रेशियो है। वहीं पे अगर आप देखेंगे ये मैनेजमेंट का कमेंट है जो कि बहुत ही डिटेल लग रहा है, बट हम लोग इसको समराइज करते हैं और आपको बताते हैं कि इसमें क्या क्या है। चलिए, तो अगर यहाँ पे मैं बताऊँ, यहाँ पे मैनेजमेंट का जो कमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। यहाँ पे एक जो चीज़ बोली गई है सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट मेरे को लग रही है कि यहाँ पे एक तो जो बिज़नेस में रिवाइवल आया है उसके पीछे कंपनी ने बताया कि जो ओवरऑल इंडस्ट्री का यहाँ पे प्रोडक्शन वगैरह ज़्यादा था, वॉल्यूम ज़्यादा थे। और ई-वे बिल जो है यहाँ पे है वो यहाँ पे कलेक्शंस 28% हो गए हैं ओवरऑल कलेक्शंस के, और यहाँ पे 13% थे पिछले क्वार्टर। कंपनी ने ये भी बताया कि यहाँ पे जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द क्वार्टर था वो 43 करोड़ का था। और वहीं पे अगर आप देखोगे तो एक और जो बात बोली है, कंपनी ने यहाँ पे जो बेस्ट परफॉर्मेंस दी है बिकॉज ऑफ यहाँ पे इंडस्ट्रीज अच्छी थी। अच्छा, यहाँ पे एक 55 करोड़ का यहाँ पे जो बेसिकली वो है ना, अगर आप देखोगे कि 55 करोड़ का यहाँ पे जो पेमेंट है, अगर आप देखोगे 55 करोड़ का कैपेक्स कंपनी कर रही है। ये बेसिकली पुणे की सॉर्टिंग सेंटर और यहाँ पे गुड़गांव के सॉर्टिंग सेंटर के लिए कर रही है। अब इसके पीछे एक सिंपल रीज़न है कि यहाँ पे इसके कारण अब यहाँ पे ओवरऑल कंपनी के यहाँ पे जो कैपेक्स थे जो कंपनी ने किए हैं उसके कारण अब यहाँ पे कंपनी ने 25 ब्रांचेस टोटल खोल दी है।
और आने वाले टाइम में 50 करोड़ इनके ऑटोमेशन पे कंपनी खर्च करेगी। तो लगभग ये कंपनी का कैपेक्स प्लान था। और उसके अलावा कंपनी ने 2 नई सर्विस चालू करी है, एक तो है कोल्ड चेन एक्सप्रेस और C2C एक्सप्रेस। कोल्ड चेन एक्सप्रेस में आप सभी को पता है फार्मास्यूटिकल में जो वैक्सीन वगैरह और फ्रोजन फूड्स है उसकी डिमांड यहाँ पे बढ़ रही है, इसलिए कंपनी ने कोल्ड चेन एक्सप्रेस का काम चालू किया है। वहीं पे अगर आप देखोगे C2C है तो C2C के अंदर यहाँ पे कस्टमर टू कस्टमर एक्सप्रेस सर्विस यहाँ पे कंपनी ने चालू करी है। और कंपनी बोल रही फर्स्ट कंपनी टू लॉन्च विद मल्टीपल लोकेशन पिकअप और ये सारी चीज़ें। अच्छा मैं इसको समझा देता हूँ C2C क्या होता है। मतलब मान लीजिए मेरे फादर, अगर आप देखेंगे तो मेरे फादर यहाँ पे अगर मेरे टाउन में रहते हैं और मैं यहाँ पे शहर में रहता हूँ, मुझे कुछ भी सामान बेचना है तो मैं यहाँ पे C2C, ये बेसिकली C2C लॉजिस्टिक्स होता है जो ब्लू डार्ट वगैरह करती है। बट कंपनी बोल रही है कि हम लोग अब इस बिजनेस में और ज़्यादा एक्सपैंड करेंगे, ठीक है ना। तो बेसिकली पिकअप और डिलीवरी सर्विस यहाँ पे कंपनी करेगी। अच्छा अगर आप देखोगे कंपनी 1997 में चालू हुई थी, इनके टोटल लोकेशन 40,000 है, 202 कंट्रीज में इनका काम होता है। 5000 व्हीकल्स है, 24 एयर गेटवेज के साथ काम करती है। कंपनी के ब्रांचेस अगर आप देखोगे 800 प्लस ब्रांचेस है। वर्क फोर्स 3000 है, सॉर्टिंग सेंटर 28 है, जिसमें से 2 नए सॉर्टिंग सेंटर अभी खुले हैं। तो ये सारी चीज़ें। और अगर आप देखोगे TCI XPS जो बेसिकली पहले एक्सप्रेस को अगर आप देखोगे 1996 में, ये अगर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का डिवीजन है। इनकी बहुत सारी दूसरी इंडस्ट्रीज भी हैं, TCI फिनेंस है और TCI डेवलपर्स है और वो सारी चीज़ें। कंपनी 95% B2B से करती है। मतलब B2B मतलब अपना जैसे कि है ना फ्लिपकार्ट से अगर आप ऑर्डर करते हो ना तो कस्टमर से फ्लिपकार्ट के बीच में जो ट्रांजेक्शन होता है, और थोड़ा बहुत यहाँ पे अगर आप देखोगे तो B2C होता है। तो 5% यहाँ पे B2C होता है जो कि आपके और फ्लिपकार्ट के बीच में होता है। 95% B2B बेसिकली फ्लिपकार्ट अपनी एक है ना सेलर से कभी सामान खरीदेगी तो वो B2B में आएगा, बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है। उसी के अलावा कंपनी ने थोड़े बहुत यहाँ पे अगर आप देखोगे बारकोड वगैरह और CCTV वगैरह ये सब काम किए हैं। टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में सभी को आना चाहते हैं क्योंकि छोटे छोटे यहाँ पे शहर में अभी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिलेगा और वो सारी चीज़ें होंगी। कंपनी ने बताया कि यहाँ पे मार्केट कैप के हिसाब से अगर आप देखोगे 448 रैंक है इनकी इंडिया के टॉप 500 कंपनीज़ में। और वहीं पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इंडिया के अंदर ये ओनली एक्सप्रेस कार्गो कंपनी है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे ये संडे और हॉलीडेज़ को और लेट पिकअप सर्विस भी यहाँ पे काम करती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। अच्छा अगर आप देखोगे यहाँ पे कंपनी के ओवरऑल क्या असेट लाइट मॉडल। अच्छा असेट लाइट मॉडल बेसिकली क्या होता है, कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा कैपेक्स कम करती है और रेंट वगैरह पे चीज़ें ज़्यादा लेती है, जैसे अगर इनके ट्रक्स वगैरह हो गए और थोड़ी बहुत और इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए। फिर कंपनी ने बताया कि कोई भी फ्रेंचाइजी अलाउ नहीं है, ठीक है ना। अच्छा फ्रेंचाइजी का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मेरा मान लीजिए ना TCI को ब्रांच खोलना है जयपुर के अंदर, ठीक है। तो जयपुर में वो क्या करेगा, किसी के साथ यहाँ पे पार्टनरशिप कर लेगा और उसको बोलेगा तुम हैंडल करो। तो ये इस तरह के एजेंसी बिजनेस में काम नहीं करते, सारा का सारा खुद करते हैं और इनका 100% खुद का है। और फिर इनका टेक्नोलॉजी बैक्ड है और हाई वैल्यू कार्गो ये लोग ज़्यादा करते हैं। बेसिकली हाई वैल्यू कार्गो के अंदर क्या होता है कि मार्जिन तो बहुत हाई होता ही है और काम लो वॉल्यूम का होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे यहाँ पे डायमंड भेजने हैं तो वो लो वैल्यू है, पहली बात तो ये हाई वैल्यू है और उसका वॉल्यूम बहुत कम है बट उसमें मार्जिन बहुत ज़्यादा होगा। आज अगर आपको डायमंड भेजने हैं तो आप 100 रुपये खर्च नहीं करोगे, उसको भेजने के लिए आप बहुत ज़्यादा रुपये खर्च करोगे, ठीक है। कंपनी की इसी कारण से थोड़ी बहुत यहाँ पे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी लो है और लो कॉस्ट स्ट्रक्चर है और कस्टमर सर्विस वगैरह ये कंपनी ने बताई है। अच्छा ये आप देख सकते हो TCS की जो ओवरऑल यहाँ पे जो ग्राफिकल फुटप्रिंट है वो आप देख सकते हो कहाँ पे कैसे कैसे काम होता है। तो कंपनी क्या क्या काम करती है, डोमेस्टिक एयर एक्सप्रेस का काम, सरफेस एक्सप्रेस बेसिकली लैंड, कोल्ड चेन मतलब अपना ये फूड और वैक्सीन का बिजनेस, फिर E-कॉमर्स को सर्व करती है, फिर C2C जो मैंने आपको समझाया, फिर इंटरनेशनल का काम करती है। ये इनकी कंपनी के यहाँ पे ओवरऑल बिजनेस है। तो और ये सारी चीज़ें ये कंपनी की 800 प्लस ब्रांचेज है। सॉर्टिंग सेंटर्स बेसिकली अपने वो होते हैं जो बड़े बड़े वेयर हाउस होते हैं और एक्सप्रेस रूट्स है जहाँ पे मतलब कंपनी फास्ट डिलीवरीज की सर्विस देती है और फीडर रूट्स है जो बेसिकली यहाँ पे और ज़्यादा कंपनी गांव-गांव में जाके करती है। EBITDA की मार्जिन की बात करोगे ना तो आप यहाँ पे देखोगे तो 20% का मार्जिन रहा है जो पिछले बार से और पिछले साल से यहाँ पे बढ़ गया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। वहीं पर अगर अपन देखिए पैट यहाँ पे पिछली बार से भी बढ़ा है और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस में भी अगर आप देखते हो तो पिछली बार से भी बढ़ी है। तो Q-on-Q और यहाँ पे Y-on-Y की ग्रोथ है। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ओवरऑल जो प्रॉब्लम थी जो मैंने आपको बताया कि रेवेन्यू के टर्म्स में अगर आप पूरे साल को कंपेयर करते हो तो प्रॉब्लमेटिक है। और यहाँ पे पैट भी इनका पिछली बार से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे रेवेन्यू कम है बट यहाँ पे पैट कम नहीं हुआ है। तो यहाँ पे सीधा सीधा ये पता पड़ रहा है कि कंपनी के जो पैट मार्जिन है वो बेसिकली इंक्रीज हो गए। और अगर आप देखोगे 26.9 के साथ अगर आप इसको कंपेयर करते हो FY21 और मैं थोड़ा बहुत अगर यहाँ पे मानूँ कि इनकी 30% की ग्रोथ भी होती है तो यहाँ पे जो अगर आपको प्राइस देखने पी रेशो अगर इसको कैलकुलेट करना है मैं बता देता हूँ पी रेशो कितना होता है।
तो लगभग अगर आप 1212 को यहाँ पे ईपीएस से डिवाइड करोगे तो 46 का पी रेशो आता है, जो कि बाकी अगर आप देखोगे ना तो जैसे कि अगर अपन बात करें ब्लू डार्ट वगैरह से तो उससे शायद वैल्यूएशन कंपेयर अगर आप करते हो तो थोड़ी कम है। ठीक है, वैल्यूएशंस को हम लोग पीयर कंपैरिजन में जरूर कवर करेंगे। और बाकी आप ये देख सकते हो ओवरऑल परफॉर्मेंस यहाँ पे काफी स्ट्रांग रही है YoY और यहाँ पे Q-on-Q बेसिस पे सभी जगह मार्जिन के इंप्रूवमेंट देखने को मिले हैं। वहीं पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें बताइए। अच्छा, हाई EBITDA मार्जिन्स क्यों हुए थे? कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, और कंपनी ने अच्छा पास्ट भी करी है। कंपनी ने अपने ना जो सर्विसेज की कॉस्ट है उसको बढ़ाई है, बेसिकली अपना रेवेन्यू और प्राइस बढ़ा दी है, और कंपनी ने कॉस्ट कंट्रोल वगैरह किया है। सॉर्टिंग सेंटर के बारे में बात हो चुकी है, ये सारी चीज़ें। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस अगर आप देखते हो, फ्री फ्लो कैश देखते हो तो यहाँ पे देखो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस अगर आप देखोगे तो 118 करोड़ रुपए के हैं इस बार के लिए। और फ्री कैश फ्लो का मतलब होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस कैपेक्स वगैरह। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें और वो सारी अगर आप देखोगे तो हायर EBITDA टू कैश कन्वर्जन रेशो है। और वहीं पे अगर आप देखोगे इसके पीछे सिंपल रीजन है, कंपनी का नेग्लिजिबल डेप्ट है, और यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन कंपोनेंट है वो बहुत कम है। अच्छा, डेप्रिसिएशन कंपोनेंट क्यों है कम है? क्योंकि यहाँ पे कंपनी एसेट लाइट मॉडल पे काम करती है, एसेट्स कम है, ये लोग रेंट पे ज़्यादा लेते हैं। ठीक है, और वही इसके पीछे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एफिशिएंट वर्किंग कैपिटल और कैश फ्लो का रीजन है। बाकी आप यहाँ पे सारे चार्ट्स में अगर आप देखोगे तो ये कंपनी ने कंपेरिजन बताया कैसे कैसे यहाँ पे चीज़ें घूम रही है। पैट और अगर आप EBITDA और EBITDA मार्जिन की बात करते हो तो ऐसा दिख रहा है। टोटल इनकम भी यहाँ पे ज़्यादा है, पैट और PBT मार्जिन्स और यहाँ पे बाकी सारे मार्जिन्स भी ओवरऑल यहाँ पे स्ट्रांग है। एनुअल ट्रेंड्स अगर आप देखते हो तो टोटल इनकम के अंदर मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एक थोड़ा अजीब ट्रेंड देखने को मिला था। बाकी यहाँ पे अगर आप देखोगे EBITDA मार्जिन्स के अंदर अब देखते हो तो ग्रोथ है। ठीक है, और EBITDA के अंदर भी ग्रोथ है। फिर वहीं पे अगर आप देखोगे पैट मार्जिन्स के अंदर भी यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली और पैट के अंदर भी ग्रोथ मिली। मतलब कंपनी ने ओवरऑल उनका रेवेन्यू कम हुआ है बट कंपनी ने अपना जो हाई मार्जिन वाला बिजनेस है उस पर ज़्यादा फोकस किया है। अच्छा, डिविडेंड पर शेयर का जो अगर आप देखोगे 4 रुपये का डिविडेंड दिया और डिविडेंड का यहाँ पे जो पे आउट रेशो बताया, ROC अगर आप देखोगे पिछली बार से थोड़ा कम हुआ है। और वहीं पे कैश कन्वर्जन रेशो बहुत स्ट्रांग है और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि यहाँ पे काम आता है। कैश कन्वर्जन रेशो यहाँ पे 83% रहा है। वहीं पे रिटर्न ऑन इक्विटी पिछली बार से थोड़ा कम हुआ है और ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, कंपनी के यहाँ पे अगर आप देखोगे इनहेरेंट टेक अवेज और बिजनेस स्ट्रेंथ वगैरह क्या क्या है अगर अपन जानते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखोगे पहली बात तो कंपनी डेट फ्री है, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है, फ्लेक्सिबल कैपिटल स्ट्रक्चर है। अच्छा, कंपनी के यहाँ पे टोटल कस्टमर 2 लाख है। सॉर्टिंग सेंटर अगर आप देखोगे तो पिछली बार से बढ़ गए, 2 सॉर्टिंग सेंटर खोले थे। ब्रांच ऑफिसेस 300 से बढ़ गए और 8000 से यहाँ पे कंपनी की लोकेशन सब बढ़ गई है। फिर कंपनी का यहाँ पे नो फ्रेंचाइज मॉडल मैंने आपको समझाया था, एसेट लाइट मॉडल है। फास्टेस्ट यहाँ पे B2B डिलीवरी कंपनी में या बोलती है। अच्छा, B2B में ज़्यादा यही है क्योंकि B2B में अगर आप देखोगे ब्लू डार्ट तो B2C में काम करती है और इनका B2C बिजनेस तो 5% है। ठीक है, और यहाँ पे अगर एक और जो कंपनी है वो इसमें साथ काम करती है तो वो बेसिकली शायद आई थिंक गति है, तो गति एक्सप्रेस यहाँ पे B2B में करती है। बाकी अगर आप इसको कंपेयर करते हो VR और लॉजिस्टिक्स तो अलग है, वो एक्सप्रेस कार्गो में है ही नहीं। और यहाँ पे बाकी कंपनी ने अगर आप देखोगे तो डाइवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे और क्या क्या चीज़ है, ये बहुत ही स्ट्रांग है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंपनी का यहाँ पे कैपेक्स और आउटलुक बेसिकली क्या है, कंपनी बोल रही कैपेक्स कितना करेगी, 5 साल के अंदर 400 करोड़ रुपए लगाएगी और सॉर्टिंग सेंटर्स खोलेगी, ऑटोमेशन की बात बोलिए, और 200 करोड़ यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे स्पेंड हो चुके हैं लास्ट 4 ईयर्स में। ठीक है, वहीं पे अगर आप देखोगे कंपनी और वैल्यू एडेड सर्विसेज लेके आएगी, इंटरनेशनल एयर बिजनेस को बढ़ाएगी और वहीं पे यहाँ पे B2B पे यहाँ पे क्लाइंट एक्विजिशन पे फोकस करेगी। ठीक है, मतलब नए नए यहाँ पे B2B यहाँ पे और बड़े बड़े बिजनेस के साथ यहाँ पे काम करेगी। फिर उसी के अलावा बाकी मैंने आपको बता दिया, मेट्रो और टायर 1 सिटीज़ में यहाँ पे कंपनी ने बोला है कि हम लोग नए नए ब्रांच ऑफिसेस खोलेंगे। कैपेक्स प्लान मैंने आपको बताया था कैसे कैसे हो रहा है। अच्छा, ये अभी अगर आप देखोगे गुड़गांव वाला जो है वो Q3 FY22 में ऑपरेशनल होगा और पुणे वाला जो है बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखोगे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है बट इसका यहाँ पे रेगुलेटरी अप्रूवल बाकी है। बाकी ये सारी चीज़ें हैं और बाकी कंपनी ने बता दिया है, मैं ऑलरेडी ये सब चीज़ें डिस्कस कर चुका हूँ। अच्छा, वहीं पे अगर आप देखोगे जो सर्विस अगर आप देखोगे कोल्ड चेन के बारे में कंपनी ने बताया कि कोल्ड चेन ट्रांसपोर्टेशन क्या है, और वहीं पे अगर आप देखोगे साफ साफ बोला गया ब्लड प्लाज्मा और वैक्सीन के लिए कंपनी काम कर रही है और वहीं पे जो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं ये मेंटेन करेगी। और अगर आप लोडिंग अनलोडिंग मटेरियल्स वगैरह ये सब काम करेगी। C2C के बारे में बताया जो बिल्कुल इनकी दूसरी एक नई सर्विस है, तो यहाँ पे क्या कर रही है, कस्टमर टू कस्टमर यहाँ पे करेगी। अगर आप देखोगे मिल्क रन जो अगर आप बोलते हो ट्रांसपोर्टेशन मोड मिल्क रन और एक फास्ट ट्रकिंग होता है, तो ये सारी चीज़ें होती है। मिल्क रन में बेसिकली धीरे धीरे चलता है, फास्ट ट्रकिंग में बहुत तेज़ी से चलता है। और वहीं पे अगर आप देखोगे यहाँ पे एक जगह से लिया जाता है और बहुत जगह भेजा जाता है और ये हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्विसेज है और ये सारी चीज़ें काम करेगी। ओवरऑल सर्विस के बारे में डिटेल्स दी गई है और वहीं पे ये सारा ओवरऑल यहाँ पे बिजनेस रहेगा। अच्छा, प्रायोरिटी क्या क्या है अगले 5 साल के लिए, जो कि मैं वापस डिस्कस करता हूँ। स्टेक होल्डर वेल्थ, हाई रिटर्न रेशोज मेंटेन करने, जो कि इस बार रिटर्न रेशोज प्रॉब्लम में आ गए थे, इन 3 सर्विसेज पे काम करेगी, एयर एक्सप्रेस, C2C और कोल्ड चेन।
फिर वहीं पे अगर आप देखोगे रेवेन्यू डबल करना है, मोर देन डबल द रेवेन्यू, कस्टमर बेस को बढ़ाना है, ब्रांच ऑफिसेस को बढ़ाना है, और वहीं पे टेक्नोलॉजी पे फोकस करना है इनको। अच्छा, ओवरऑल इंडस्ट्री आउटलुक कैसा है? अगर आप देखते हो इंडस्ट्री का आउटलुक, तो यहाँ पे अभी भी यहाँ पे इंडिया की जो जीडीपी है बेसिकली अगर आप देखोगे यहाँ पे 2.9 ट्रिलियन डॉलर की, और टोटल लॉजिस्टिक स्पेंड यहाँ पे 360 बिलियन डॉलर होता है। रोड ट्रांसपोर्टेशन में 210 बिलियन डॉलर रुपए खर्च करते हैं। अनऑर्गेनाइज सेगमेंट है 95%, और टीसीआई यहाँ पे एक्सप्रेस कैरियर यहाँ पे 10 बिलियन डॉलर का काम करती है। इनका मार्केट शेयर 5% है। और अगर आप देखोगे तो ये सारी चीज़ें, अच्छा लॉजिस्टिक का ये बेसिकली मार्केट स्प्लिट है कि कंपनी का जो मतलब ओवरऑल इंडस्ट्री का जो मार्केट स्प्लिट है वो कैसे, अगर आप देखोगे इंडिया के लॉजिस्टिक्स मार्केट का 60% रोड, 9% वाटर और 0.1 एयर से होता है। फिर लॉजिस्टिक्स में अगर आप देखोगे एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी अगर इंडिया में जो खर्चा होता है वो 14% होता है, और बाकी सब जगह बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, इससे ज़्यादा कुछ अपने को इतना वो ओवरऑल है नहीं। बाकी यहाँ पे अगर आप देखोगे ई-वे बिल के इम्प्लीमेंटेशन से कंपनी को फ़ायदा है, और ई इन्वॉइसिंग से भी फ़ायदा है, और यहाँ पे जीएसटी के साथ यहाँ पे कंपनी का काम हुआ है। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क वगैरह आएंगे, और रेलवे के यहाँ पे नेटवर्क बढ़ते हैं, तो कंपनी को फ़ायदा होगा ओवरऑल यहाँ पे बिजनेस को, यहाँ पे ऑपरेशनली। अच्छा, फिर वहीं पर यहाँ पे ऑटोमेशन में काम करेगी, जीपीएस और यहाँ पे रूट ऑप्टिमाइजेशन में काम करेगी। तो ये सारी चीज़ें इनकी होंगी। मैनेजमेंट टीम के बारे में बताया, इसमें मैं आपको बता देता हूँ। डीपी अग्रवाल जो है वो बेसिकली यहाँ पे कंपनी के चेयरमैन वगैरह हैं, और चंदर अग्रवाल एमडी हैं, और बाकी सब तो ठीक है। अच्छा, ईएसजी प्रोफाइल अपने को इतना एज ए इन्वेस्टर नहीं जानना है, और ये सारी चीज़ें हैं। बाकी मैंने लगभग काफ़ी चीज़ें डिस्कस करी है। अब मैं आपको सीधा यहाँ पे वैल्यूएशंस और यहाँ पे डेप्थ वगैरह के फिगर्स और बैलेंस शीट के कुछ रेशोज और पीयर कंपैरिजन पे लेके चलता हूँ। चलिए, तो बैलेंस शीट की बात करेंगे कंपनी का। लगभग अगर आप यहाँ पे वो देखते हो तो बोरोइंग्स 1 करोड़ की बोरोइंग्स है, और जो कि यहाँ पे कंपनी के यहाँ पे कैश बैलेंस ही उससे ज़्यादा है। कंपनी का जो कैश बैलेंस अपने डिस्कस किया था 101 करोड़ का कैश बैलेंस है, तो डेट फ्री कंपनी है ही। और कंपनी ने यहाँ पे लगातार जो बीच में बोरोइंग्स बढ़ गई थी उसको यहाँ पे कंपनी ने एकदम से यहाँ पे स्टीपली कम किया है। नेटवर्थ के अंदर अगर आप ग्रोथ देखते हो तो काफ़ी अच्छी है, और बाकी टोटल एसेट्स में अगर आप ग्रोथ देखते हो तो यहाँ पे 544 करोड़ की यहाँ पे ग्रोथ है। तो ये सारी चीज़ें, कैश फ्लोज जो है बेसिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस बार जो कैश फ्लो है 15 करोड़ यहाँ पे न्यू कैश ऐड किया है, बेसिकली कैश फ्लो पॉजिटिव हो गई है। और जो पिछली बार से यहाँ पे थोड़ी जो परफॉर्मेंस है वो यहाँ पे अब कंप्लीटली इंप्रूव होती हुई दिखाई दे रही है, और ये सारी चीज़ें थी। अच्छा, यहाँ पे अगर आप प्राइस टू बुक रेशो इसका कैलकुलेट करते हो तो 9.6 आता है। मतलब कंपनी की जो असली एसेट की वर्थ है वो 113 रुपये, और शेयर अभी चल रहा है 1200 रुपये पे। और अभी ये जो भाव है ना, ये कल के भाव से सब चीज़ें कैलकुलेट हो रही है, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे प्राइस टू बुक रेशो बढ़ गया होगा। ईवी टू ईबिटा रेशो थोड़ा हाई हो चुका है, और वहीं पे पी रेशो भी अभी 41 हो गया है। अब हम इसको यहाँ पे थोड़े बहुत है ना इनके पीयर से कंपेयर करते हैं और यहाँ पे जानते हैं। उससे पहले मैं आपको है ना थोड़े बहुत यहाँ पे अगर जो चेंजेस अपने शेयर होल्डिंग पैटर्न में, यहाँ पे जो मेरे को एक इंपॉर्टेंट चेंज लग रहा है वो एफआईआई के स्टेक बढ़ाया गया है, और डीआईआई ने, दोनों ने स्टेक बढ़ाया, जो कि बहुत कम देखा गया है। और अगर आप देखोगे तो बेसिकली ये कंपनी में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो अभी किसी का स्टेक है ये सुष्मित चमारिया है, जो यहाँ पे वो आए हैं, इनका स्टेक बहुत ज़्यादा है। बाकी अगर आप डीआईआईज में देख सकते हो तो लगभग काफ़ी जनों का स्टेक है, बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स ने खरीद रखा है। एफआईआईज में अगर हम बात करें तो यहाँ पे मेजर होल्डिंग यहाँ पे किसी की भी नहीं है, बट ओवरऑल यहाँ पे होल्डिंग यहाँ पे इंक्रीज हुई है। तो ये सारी चीज़ें। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं पीयर कंपैरिजन पे। तो अगर आप देखोगे तो अपन ने बात करी थी 46 का इनका पी रेशो है, और 9 का इनका यहाँ पे प्राइस टू बुक रेशो है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे सबसे पहले ब्लू डार्ट और महिंद्रा लॉजिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो इनका बहुत ज़्यादा हाई पी है। ठीक है, वहीं पे वीआरएल लॉजिस्टिक्स तो अलग ही चलता है। ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स का भी यहाँ पे अगर आप पी देखते हो तो इसके लगभग पास में है। फिर वहीं पे अगर अपन देखें यहाँ पे स्नोमैन लॉजिस्टिक्स का तो जो पी है वो तो पता नहीं है कि अजीब ही क्यों मेरे को लग रहा है पी है, आई डोंट नो, इसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें। और वहीं पे अगर आप देखते हो और जो कंपनीज़ हैं वो बाकी सभी से अगर आप कंपेयर करते हो तो एक डिसेंट वैल्यूएशंस पे ट्रेड हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। बट अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ, ओवरऑल प्राइस टू बुक रेशो में ये थोड़ा महंगा लग रहा है मेरे को अगर आप कंपेयर करते हो तो। बट मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि ऑलरेडी ये स्टॉक काफ़ी रनअप हो चुका है। अगर आप इसको देखोगे तो ये जो स्टॉक है इसके अंदर अभी 1212 का मूवमेंट आया है, और ये पिछले 5-7 दिन में भी एक अच्छे खासे मूवमेंट दिखा चुका है। तो यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, एक बार शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स को यहाँ पे अपनी पोजीशन को यहाँ पे एक बार एग्जिट करना चाहिए। अच्छा, एग्जिट के लिए टाइम क्या रहेगा और कब करना है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो
मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। सबसे पहले आप क्या करो, 1212 पे एक बार थोड़ी बहुत पोजीशन खाली करो, ठीक है। फिर वहीं पे अगर आज आप देखते हो तो आज जो हाई बनाया है अपन ने, वो यहाँ पे करीबन जो हाई बनाया है 1245 का बनाया है। तो अपने को क्या करना है, 1250 के लगभग एक टारगेट रखना है, एक और पोजीशन काटने का। कल तक मैं बोलूँगा कि आपको यहाँ पे एक बार पोजीशन को एग्जिट कर लेना चाहिए शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए आप स्टॉक को रख सकते हैं, बट यहाँ पे अभी वैल्यूएशंस थोड़ी कंसर्न होती जा रही है। अब यहाँ पे इंडस्ट्री पार वैल्यूएशंस आ चुकी है और ये सारी चीज़ें। और अभी अगला जो बाइंग डिप लेवल अपने को अगर देखना है तो यहाँ पे किस लेवल पे बाइंग करनी चाहिए, तो मैं बोलूँगा आप यहाँ पे थोड़ा वेट करें 1100 रुपये तक के लेवल्स का एटलीस्ट, जहाँ पे आप यहाँ पे थोड़ी बहुत एक बाइंग देखने को मिल सकती है। 1100 भी नहीं, बल्कि मैं आपको 1000 1050 तक की ही बोलूँगा, जहाँ से ऑलरेडी ये रैली जो चालू हुई थी, अगर आप देखोगे तो ये रैली यहाँ पे करीबन जो अभी थोड़ी बहुत रैली यहाँ पे जो चालू हुई थी वो करीबन 800 रुपये से चालू हुई थी। फिर यहाँ पे अभी बढ़ के ये करीबन अभी 900 पे आई और फिर एकदम से ही बढ़ती गई है। तो यहाँ पे 1000 एक बेटर सपोर्ट है, जहाँ पे आपको यहाँ पे ये सपोर्ट लेवल हो गया है जो, और ये सारी चीज़ें। अच्छा, रेजिस्टेंस के मामले में अभी क्या रेजिस्टेंस बनता है, वो यहाँ पे 1300 रुपये का ओवरऑल रेजिस्टेंस बनता है और ये सारी चीज़ें हैं। ओवरऑल मैंने आपको राय बता दी है। मैं शॉर्ट टर्म के लिए और मीडियम टर्म के लिए एक बार एडवाइस नहीं करूँगा। लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक अच्छा है, जहाँ पे मेरे को टारगेट जो दिख रहे हैं वो लगभग 1500 रुपये तक के टारगेट दिख रहे हैं। तो सभी तरह के स्टॉक टिप्स और स्टॉक एनालिसिस के लिए आज पूरे TCI को हम लोग ने जान लिया है, और इसी तरह के स्टॉक टिप्स और स्टॉक एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें हमारा वीडियो सभी के साथ, और बेल आइकन को जरूर दबाएं सभी तरह के अपडेट्स के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।